गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम C10 क्लास में EVS लेकर के आया हूँ और आज एक कंटेंट है EVS क्लास में परिवार एवं मित्र। जैसे यहाँ पर है EVS में परिवार एवं मित्र, इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। और ये EVS का पहला कंटेंट है परिवार और मित्र, और इसी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है। परिवार में ही बालक का जन्म होता है, उसी में उसका पालन पोषण होता है और परिवार में ही उनका अंत होता है। परिवार में बच्चे का पालन पोषण माता पिता के द्वारा होती है। परिवार ही एक प्राथमिक विद्यालय होता है। परिवार जो होता है वो प्राथमिक विद्यालय होता है और उसमें प्रथम शिक्षिका माता होती है और उन्हीं के द्वारा बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। परिवार में पति पत्नी बच्चे चाचा चाची विभिन्न सदस्य रहते हैं और सभी सदस्य मिलाकर के क्या होता है, परिवार का निर्माण होता है। अब देखिए, परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के का रूपांतरण जो रूप है वह फैमिली है। अंग्रेजी भाषा का जो रूपांतरण रूप है वह किससे बना है? फैमिली। फैमिली का रूपांतरण है फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर। लेकिन परिवार के अर्थ में यह अर्थ नहीं लगाया जाता है। यानी फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर। लेकिन परिवार के अर्थ में इसका अर्थ नौकर नहीं लगाया जाता है। परिवार एक सामूहिक संस्था है जिसमें बच्चे का पालन पोषण होता है, उसका जीवन यापन होता है, उसी के ब्याज उसका अंत होती है। परिवार का वर्गीकरण किया गया है। मुख्य रूप से परिवार का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। दो रूपों में, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है संयुक्त परिवार। पहला क्या है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार में भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार रहा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता भाई बहन के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची सब इसमें रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। संयुक्त परिवार में सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होते हैं। ये आपका जो फिगर दिया गया है, ये संयुक्त परिवार का ही फिगर दिया गया है। ये इसमें माता पिता बच्चे दादा दादी सभी इसमें दिखाया गया है। ये जो सामूहिक रूप है ये संयुक्त परिवार का ही रूप है। संयुक्त परिवार में सब सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सहयोग भी करते हैं। अब है संयुक्त परिवार के गुण है कुछ। हम संयुक्त परिवार के कुछ गुण के बारे में हम बताएंगे। संयुक्त परिवार के गुण। कार्य एवं कार्य विभाजन की व्यवस्था ना, इसमें सब सबका सहयोग करते हैं,
जिसमें कार्य विभाजन में कहीं समस्या नहीं होती है, एक एक कार्य सब मिलजुल करके कर लेते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है या पारस्परिक एक दूसरे के सहयोग के द्वारा जो कार्य कर लेते हैं। इसमें सामाजिक सुरक्षा अधिक होती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा अधिक होती है। इसमें सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सब एक दूसरे का सहयोग जैसे ही करते हैं उसमें उसको सामाजिक सुरक्षा मिल जाता है, एक दूसरे के बच्चे को देखभाल करने की मौका मिल जाता है और बच्चे को उस परिवार में सामूहिक रूप से रास्ता दिखलाया जाता है। सब एक दूसरे के बच्चे को कोऑपरेट करते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, समाज के लोग भी जैसे मिलजुल करके उसके साथ रहते हैं, जैसे परिवार संयुक्त परिवार में। इसके बाद है पारिवारिक परंपरा की सुरक्षा ना, इसमें भी है दादा दादी और कुछ बुजुर्ग अनुभव लोग जो है माता पिता, सब बच्चे को जो परंपरा से जो संस्कार विचार संस्कृति चलती आ रही है उनको लेकर के जो है सो बच्चे को है ना उसमें रूपांतरण करते हैं, मतलब बच्चे में ट्रांसफर करते हैं ताकि जो है सो संस्कृति को बनाए रखे। तो यहाँ पर यह पारिवारिक परंपरा की सुरक्षा भी हो जाती है। पारिवारिक धन का समान वितरण, यहाँ पर जो है क्या होगा, समान वितरण यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, समान वितरण यानी पारिवारिक धन का समान वितरण। अब परिवार में सब व्यक्ति सबका पारस्परिक सहयोग करते हैं, तो ये सामूहिक परिवार में ये है कि मतलब जो भी धन है सभी का वितरण क्या है, बराबर में होना चाहिए, तभी जैसे मतलब एक साथ रह पाता है। तो ये इसमें जो पारिवारिक धन है उसका समान वितरण होता है। इसमें बुजुर्गों के ज्ञान का अनुभव का लाभ, बुजुर्गों के ज्ञान का अनुभव का लाभ, जो दादा दादी उसमें है, कहीं गांव से जैसे ना हमारे रिलेशन आ जाते हैं, उसमें सामूहिक रूप से शादी विवाह जब होता है, जो बुजुर्ग आते हैं अनुभवी लोग आते हैं, वो बच्चे सबको जो है सब एक दूसरे से बातें करते हैं, तो सबका क्या होता है, सहयोग होती है और उस सहयोग के द्वारा बच्चे भी अनुभव ना करते हैं और बच्चे को भी जाके ज्ञान को नए नए ज्ञानों की प्राप्ति होती है। बुजुर्ग के ज्ञान के अनुभव का लाभ, संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं, गुण तो है क्योंकि उसमें देख रेख होती है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ दोष भी है संयुक्त परिवार का जो हम देखते हैं। देखिए क्या दोष है। संयुक्त परिवार के दोष हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव। इसमें तो हम सामूहिक रूप से रहते हैं संयुक्त परिवार में, तो इससे क्या होता है, यानी स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना चाहता है तो नहीं कर पाता है, क्योंकि एक उसमें एक मुखिया होता है जो वह जो सबसे बुजुर्ग जो कार्यकर्ता होता है, मुखिया होता है, उसका विचार उसमें चाहिए। अब उस पर जो है आप कहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो अगर उनका विचार होगा और सामूहिक रूप से सबका विचार होगा तब काम कर सकती है, आखिर नहीं कर सकती है। तो ये है कि उसमें स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की विकास के लिए स्वतंत्रता का अभाव हो जाता है कि हम जो चाह रहे हैं तो अपने स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, उसमें सभी का विचार लेना आवश्यक हो जाता है। कहीं कहे कि नहीं करो तो थोड़ा बाधा हो जाती है इसमें। इसके बाद है कठोर नियंत्रण। इसमें संयुक्त परिवार में कठोर नियंत्रण होता है। इसमें जो कार्यकर्ता होते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है, माता पिता होते हैं, जो अधिक अनुभवी होते हैं वही परिवार का मुखिया बनते हैं। तो उसका जो है जो भी बच्चे हैं, जो भी सदस्य है, उसका उस पर जो है उसका कठोर नियंत्रण रहता है। समानता निर्धनता देखा जाता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, समानता निर्धनता देखा जाता है। गरीब होते हैं
क्योंकि इसमें क्यों होता है समान निर्धनता? क्योंकि सब जो है अपना अपना कार्य नहीं करते। कोई कार्य करता है तो करते ही रह जाता है, और कोई ऐसा है कि मतलब जो बैठा है वो बैठा ही रह जाता है, जिसके काम जो है एक ही व्यक्ति एक ही सदस्य कमाते हैं और सारा उसी पर भार रहता है, जिसके कारण जो है समानता देखा जाता है ना। ये कमाने वाला एक व्यक्ति और खाने वाला जो कितने यानी 5-10 जो भी है वो खाने वाला। कोई अगर काम बैठता है तो बैठा ही रह जाता है, कोई कमाता है तो कमाते ही जाता है। यही है कि समान निर्धनता उसमें पाया जाता है कि एक ही ना व्यक्ति पर पूरा लॉट पड़ जाता है। इसी का द्वेष कलह एवं संघर्ष होती है ना, यानी संयुक्त परिवार में है एक दूसरे के मेल मिलाप नहीं रह पाते हैं। अधिकतर ऐसा संयुक्त परिवार में देखा जाता है, सब एक परिवार में रहना चाहता है ना, ऐसे कि मतलब मेल मिलाप नहीं रह जाते। इसके बाद द्वेष होता है, एक दूसरे से क्या होता है कि द्वेष की भावना होती है, कलह होती है, संघर्ष होता है। संघर्ष करना, किसी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। वहां कह रहा है कि व्यक्तित्व का विकास ना, तो व्यक्तित्व का विकास के अवसर का अभाव होता है, क्योंकि पर्सनली रूप से व्यक्तिगत रूप से हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। अगर हम करने के लिए प्रयास करेंगे तो सभी उस मुखिया का जो क्या होता है कि समर्थन नहीं प्राप्त होता है परिवार के मुखिया का, तो हमको अकेला में जो है बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण जो समस्या होती है। द्वेष कलह एवं संघर्ष ये जो है देखा जाता है। ये संयुक्त परिवार का गुण और अवगुण था। जो गुण है तो कुछ अवगुण भी है। हाँ, एक गुण तो है कि बुजुर्गों के द्वारा संस्कार, विचार, देख रेख, संस्कृति है ना का ज्ञान अधिक से अधिक होता है, लेकिन बहुत सारे दोष भी हो जाता है। लेकिन आज एक परिवार में डाला चाहते हैं, लेकिन बात की असलता यह है कि पूर्वजों से ही संयुक्त परिवार की जो परंपरा रही है। दूसरा पॉइंट है एकल परिवार, इसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। एकल परिवार, देखिए एकल परिवार में हम लेते हैं, एकल परिवार में यह छोटा परिवार होता है ना, सुखी परिवार होता है, छोटा परिवार होता है। इसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे ना रहते हैं। इसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय भी लेते हैं, बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है। माता पिता दोनों देख रेख करते हैं, दोनों के देख रेख में जाए बच्चे का परवरिश होता है, पालन पोषण होता है ना। छोटा परिवार सुखी परिवार होती है ना। यह इसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे है ना। इसमें क्या होता है पति पत्नी और अविवाहित, जैसे विवाहित हो गया इससे ये संयुक्त परिवार हो जाता है। लेकिन अविवाहित बच्चे जब तक है तब तक वो जज क्या है एकल परिवार में आता है। माता पिता और जैसे अविवाहित बच्चे जब तक है तो एकल परिवार में, अगर यही विवाहित बच्चे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा संयुक्त परिवार हो जाएगा ना। तो ये है इसमें एक है ये कंडीशन लगा है कि अविवाहित बच्चे जब तक है तब तक जैसे एकल परिवार ये रहता है। तो ये एकल परिवार एक छोटा परिवार होता है। और ये देखते हैं एकल परिवार का स्वरूप है, दिखाया गया है। एकल परिवार के कुछ गुण है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, वहां व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं था, क्योंकि वहां पर किसी के अंदर में रहना। यहाँ व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। बच्चे अपने माता पिता को कहते हैं कि ये काम करना है आपको ना, ये कोर्स करना है, तो उसके माता पिता उनका पूर्ण सहयोग देता है ना, सहयोग करता है और माता पिता से निर्णय लेकर के वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है ना। अब उसके बच्चे का जो माता पिता है वो भी स्वतंत्र रूप से जो निर्णय ले सकते हैं। इसमें जो उसका इसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होती है। कलह की संभावना कम, क्योंकि माता पिता बच्चे छोटा परिवार है, सुखी संपन्न परिवार है, धन अर्जित करते हैं और कहीं और जहां धन नहीं होती है वहां क्या होता है वहीं कलह होता है, द्वेष होता है।
जहाँ जब दोनों जो है अर्जन करते हैं माता पिता, तो यहाँ कलह की संभावना नहीं होते हैं, अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं ना। यह चीज ऐसा देखा गया है। गृह कार्य में स्वतंत्रता, गृह कार्य में घर की कार्य जो है उसमें क्या होती है, स्वतंत्र होती है। माता पिता का जो काम हुआ वो करते हैं दोनों मिलकर के, बच्चे से भी करवाते हैं, बच्चे को भी संस्कार विचार अपना देते हैं ना, सिखाते हैं। पति पत्नी में मधुर संवाद, इसमें क्या होता है कि दोनों के निर्णय ना, दोनों का निर्णय सर्वोपरि होता है, दोनों निर्णय लेकर के है ना और अपना कोई भी कार्य करते हैं। अब कुछ ऐसे एकल परिवार के कुछ दोष भी, एकल परिवार के कुछ देखिए गुण तो है, गुण के कारण कुछ तो अवगुण है, दोनों चीज रहता है। तो एकल परिवार की जो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, कलह की संभावना कम, गृह कार्य में स्वतंत्रता और पति पत्नी के मधुर संबंध, ये तो गुण है। तो कुछ दोष भी है उसमें। दोष क्या है देखिए, दोष में है बच्चे की देखभाल की समस्या। एकल परिवार में माता पिता अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं, बच्चे अकेला रह जाता है, तो जो बच्चा खेलता है तो खेलता ही रह जाता है, किसी के देख रेख नहीं हो पाता है किसी व्यक्ति का, बुजुर्ग उनके घर में है नहीं, जिसके कारण छोटा बच्चा है अगर कोई उसका साथी है तो वह निगेटिव की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उधर आगे बढ़ जाता है ना, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि उनको डायरेक्शन देने वाला होता नहीं है कि कौन सा कार्य गलत है और कौन सही है, उनको अनुभव है नहीं, अनुभवी व्यक्ति उसमें है परिवार में। माता पिता जो दादा दादी है नहीं, जो उनको बच्चे को सिखाएगा, और जो दूसरा कोई सिखाते हैं, दूसरे बालक अगर गलत की तरफ जा रहा है उसको जो सिखाता है उसकी तरफ जाए वो चला जाता है। यहाँ ये चीज समस्या हो जाती है, बच्चों की देखभाल की समस्या होती है, क्योंकि अपने माता पिता जो व्यस्त रहते हैं ना, यानी एक दूसरे दोनों का जो है काम है, माता पिता व्यस्त रहता है, जिसके कारण समस्या हो जाती है देखभाल। उचित परामर्श और निर्देशन का अभाव, यह है उचित परामर्श और निर्देशन का अभाव है कि इसमें बच्चे को है ना उचित परामर्श नहीं मिल पाता है, निर्देशित नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्देशन नहीं दे पाते, जिसकी कारण समस्या होती है। अब है स्वार्थ की भावना ना, इस परिवार में क्या स्वार्थ की भावना है, अपने लिए ही करते हैं, अपने दोनों जो है अपने पति पत्नी है वो अपने लिए जो है जो रुपया पैसा अर्जन करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें जो है अधिक से अधिक ये दोष है कि स्वार्थ की भावना का अभाव हो जाता है ना, स्वार्थ की भावना जो है अधिक प्रमुखता है इसमें। अब है पति पत्नी के संबंध में समतुलता। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी में विवाद हो जाता है, तो उसमें जो है तीसरा कोई रहता नहीं है, जिसके कारण जो है जो कटुता का संबंध अधिक अच्छा संबंध नहीं बन पाता है, एक दूसरे से जाकर कटे कटे रहते हैं, कटुता है ना, कलह होता है, द्वेष होता है, तरह की संभावना होती है, कोई समझाने वाला रहता नहीं है वहां पर, केवल बच्चा है और माता पिता है, दोनों में है ना अगर समस्या हो जाती है ना, झंझट हो जाता है ना, तो समस्या हो जाती है। यहाँ पर परिवार बालक का प्रारंभिक विद्यालय है ना, ये कहा जाता है कि परिवार ही क्या जो बालक का प्रारंभिक विद्यालय है, क्योंकि इसी में पोषण पालन है ना, पढ़ाई लिखाई संस्कार विचार संस्कृति के बारे में बताया जाता है। अब परिवार की प्रथम शिक्षिका जो होती है वह माता होती है, परिवार बालक का क्या है प्रारंभिक विद्यालय ना, परिवार की बालक का प्रारंभिक विद्यालय है। यदि परिवार प्रभावशाली होगा तो बच्चे का व्यक्तित्व भी क्या होगा प्रभावशाली होगा है ना, उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति है तो बच्चे को अच्छा ना निर्देशित कर पाते हैं, निर्देशन परामर्श दे पाते हैं। आदर्श परिवार की विशेषता, वही एकल परिवार की विशेषता देखी क्या है। परिवार में बालक को नैतिकता सामाजिकता सांस्कृतिक
गुणों का विकास होता है, वही क्या कहलाता है? आदर्श परिवार कहलाता है ना। परिवार में बालक का नैतिक, सामाजिकता तथा सांस्कृतिक का विकास होता है, वह आदर्श परिवार कहलाता है। और आदर्श परिवार में बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवार एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, एक दूसरे को, भाई बहन माता पिता सब एक दूसरे को क्या है? कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं और किसी भी समस्या का जज क्या करता है? समाधान करते हैं। परिवार के कुछ महत्व है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। परिवार का महत्व, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछता भी है कि परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार रक्त संबंध तथा सामाजिक संबंध से उत्पन्न होता है। इसमें परिवार में जो बच्चे होता है, जो सदस्य होता है, उसके पूर्वजों का रक्त संबंध उसके साथ जो है सो रहता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर होता है। ये रक्त संबंध तथा सामाजिक संबंध से उत्पन्न होता है परिवार। इस परिवार में ही नैतिकता, सामाजिकता, सांस्कृतिक वातावरण को जो है जोड़ते हैं और बच्चे को जो है उस संस्कृति के बारे में बताते हैं, जिससे वो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए पेस्टालॉजी के अनुसार क्या कर रहा है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी के अनुसार घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। घर जो शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय है। बालक का क्या है? प्रथम बालक का प्रथम विद्यालय हर परिवार ही, इसी में क्योंकि पालन पोषण तो परिवार में ही होता है, उसको शिक्षा परिवार में मिलता है। कैसे रहन सहन, संस्कार, विचार, संस्कृति ना, किसके साथ कैसे वार्तालाप करना है ना, बात विचार करना है, सारा कुछ परिवार में सिखाया जाता है। इसीलिए शिक्षा का सर्वोत्तम साधन क्या है? परिवार ही होता है। किसके अनुसार? पेस्टालॉजी के अनुसार। फ्रोबेल के अनुसार माताएं बालक की आदर्श शिक्षिका होती है। फ्रोबेल ने कहा कि माताएं प्रथम शिक्षिका बालक की होती है, जिसमें जो है उसको संस्कार, विचार, संस्कृति के बारे में सिखाते हैं ना। अब और वो अनौपचारिक शिक्षा देती है। माताएं का अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है कि वातावरण के जो भी रीति रिवाज, संस्कृति है, उसको बच्चे में ग्रहण करवाते हैं। वो इसे हम अनौपचारिक शिक्षा के ना, बिना किसी क्लास का जो उन माता को जो अनुभव है वह चीज जैसे वो बच्चे को सिखाते हैं, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। मार्टेसी के अनुसार विद्यालय को बचपन का घर कहा गया है ना। विद्यालय को बचपन का जैसे क्या है? घर कहा गया है ना, कहा जाता है। विद्यालय मार्टेसी के अनुसार विद्यालय को क्या कहा जाता है? बचपन का घर कहा जाता है। और इसी में जो है सो बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसी के साथ आज का जो है सो ये परिवार, जो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में हम बता रहे थे, आज का बैच यही एंड कर रहा हूं। और अगले बैच में हम मित्र के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।